हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतकों के बारे में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसे स्टार्ट कर दिया था और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में दो इसके प्रकार पढ़े थे, जिसे हम लोगों ने एडिपोस और एरियोलर टिश्यू बोला था। और इनमें हमने देखा था कि क्या करते हैं, स्किन को हमारे इनर मसल्स जो होते हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, इनसे जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। और हमने ये भी जानते हैं, जब हमने संयोजी ऊतक को स्टार्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो संयोजी ऊतक होते हैं या फिर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सेल को सेल से जोड़ते हैं या फिर हम बोल सकते हैं टिश्यू को टिश्यू से जोड़ते हैं, अंग को अंग से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक, यानी कि संयोजन का काम करते हैं या फिर कनेक्शन का काम करते हैं। ओके। इसमें पहला टाइप तो हमने पढ़ लिया था जिसमें एरियोलर एडिपोस टिश्यूज आ गए थे, जिसमें हम लोगों ने वसी ऊतक के बारे में पढ़ा था जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, है ना। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड टाइप, जिसे हम लोग कंकाली ऊतक बोलते हैं, जिसमें हमारे बोन्स आ जाती हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं। ठीक है, जो हड्डियां आ जाती हैं और इसके अलावा जो कार्टिलेज यानी कि उपास्थियां होती हैं, लिगामेंट, टेंडन्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा आता है जो कि तरल ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक, जिसको हम ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ओके, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं, जिसे हम लोग कंकाली ऊतक बोलते हैं। कंकाली ऊतक या फिर स्केलेटल टिश्यू, ओके। कंकाली ऊतक या फिर स्केलेटल टिश्यू। अब कंकाली ऊतक या फिर स्केलेटल टिश्यू में हमारी क्या आती हैं, बोन्स आ जाती हैं और उपास्थ्य यानी कि कार्टिलेज आ जाते हैं। बोन्स क्या है, सभी इसका महत्व जानते हो, बोन्स के बारे में सुना ही होगा, बोन्स को तो जानते हो कि कार्टिलेज शायद है आपके लिए नया वर्ड हो। ठीक है, तो बोन्स जो है वो इसका बहुत महत्व है। ठीक है, आप सभी इससे परिचित हो कि बोन्स जो है कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इनकी हमारे शरीर के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर हम देखें, सबसे ज़रूरी काम अगर देखें बोन्स का यानी हड्डियों का, तो सबसे ज़रूरत की चीज़ तो ये है कि ये हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं। ठीक है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी अंग होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हृदय की यानी कि हार्ट की बात करें, ठीक है, लीवर की बात करें, अमाशय यानी कि पेट की बात करें, स्टमक की बात करें, ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हैं, जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। ओके, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर में पाई जाती हैं फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द हमारी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये काम भी होता है हमारी बोन्स का। और इसके अलावा जो बोन्स हैं, इसके अलावा मैं उपास्थ्यों यानी कार्टिलेज की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारी किस में आती है, दोनों ही हमारे कंकाल में आती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो हड्डियां ये होती हैं, ये इनके गुण की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा दृढ़ होती हैं। ठीक है, दृढ़, मैं इसके कार्टिलेज के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ। ये देखा जाए तो ये हमारी थोड़ी हड्डियों से, अगर हम बोन्स के कंपैरिजन में, ये थोड़ी सी लचीली होती है, प्लायबल होती है। और जबकि हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हमारी अस्थियाँ होती हैं, वो थोड़ी सी नॉन प्लायबल होती हैं। ओके, थोड़ी सी क्या, बहुत नॉन प्लायबल होती हैं, यानी कि उन्हें हम मोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम उपास्थि की बात करें, उपास्थि यानी कि अस्थि बड़ी होती है और उससे छोटी उपास्थि। ठीक है, तो उपास्थि जो है वो थोड़ी प्लायबल होती है, उसे हम थोड़ा सा लचीलापन कह सकते हैं या फिर इलास्टिक होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अस्थि की बात करें तो वो हमारी नॉन प्लायबल होती है, उसे हम मोड़ नहीं सकते, लचीलापन उसमें बिल्कुल नहीं होता। दृढ़ होती हैं अगर हम बात करें, ठीक है, क्या करती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं। ठीक है, जो कंकाल होता है वो क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को शेप देता है, यानी कि आकार देता है, और क्या बनाता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। ठीक है, मजबूत बनाता है। तो ये इसके काम होते हैं। लेकिन बना तो है सेल से ही, है ना। चाहे कंकाल की बात करें, चाहे हम कितनी भी दृढ़ अपने अंदर अंग की बात करें या फिर कोई भी पार्ट की बात करें, लेकिन बना तो उसका ओरिजिनेशन तो हुआ है सेल से ही, यानी कि कोशिका से ही। तभी तो हम यहाँ पर इसके टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं, टिश्यू लेवल की बात करें। सेल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, टिश्यू लेवल की बात यानी ऊतकों की बात करें, और ऊतक ही क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल है, यानी कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, तो कंकाली ऊतक कहीं ना कहीं वो भी किससे बना है, सेल से बना है, तभी तो ऊतक जाकर आगे बना है ना। तो ऊतक क्या है, कोशिकाओं का ही समूह है, तो बने तो ये कोशिका से ही है। ओके, तो कंकाली ऊतक भी किससे बने हैं, कोशिका से ही बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे दो चीज़ आ जाती हैं। इससे पहले जो हमारे कंकाल होता है, जो हमारी बोन्स होती है, जो हमारे कार्टिलेज होती है, यानी कि जो हमारी अस्थि और उपास्थि होती हैं, इनका ओरिजिनेशन क्या होता है, इनमें कई पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। देखिए, एक हमारा होता है अस्थि, जिसको हम बोन बोलते हैं, और दूसरा होता है उपास्थि।
उपास्थि जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, बोन और कार्टिलेज में अंतर क्या है, देखिए कभी कभी कार्टिलेज यानी कि जो हमारी उपास्थि होती है ना, वही हमारी क्या होती है, मॉडिफाइड होकर के वही हमारी रूपांतरित होकर के क्या बन जाती है, अस्थि बन जाती है। अस्थि और उपास्थि जो है इन दोनों में डिफरेंस इस आधार पर हुआ है, इनके मैट्रिक्स के आधार पर। मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोगों ने एरोला और एडिपोज टिश्यू में भी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, सेल बीच में रहता है, इसके आसपास का जो भी ग्राउंड है, देखो जैसे कि हम लोगों ने सेल में क्या पढ़ा था, सेल में क्या होता है, उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसके सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होती हैं, और उसमें भी क्या एक द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो उसी प्रकार से होता है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो बीच में सेल होती है इसके चारों ओर क्या है, एक द्रव बना रहता है, और वो द्रव कठोर है, लचीला है, थोड़ा तरल है। तो ये सब उसके मैट्रिक्स पर ही बेस होता है, उसके मैट्रिक्स पर ही बेस रहता है कि उसका टाइप क्या होगा। ठीक है, अस्थि और उपास्थि दोनों में डिफरेंस जो है इनके मैट्रिक्स के आधार पर है। तो इसका मैट्रिक्स जो है थोड़ा कठोर रहता है, जबकि इसका मैट्रिक्स जो है थोड़ा सा इसमें लचीलापन पाया जाता है। तो इसीलिए थोड़ी सी अस्थि जो है, जो उपास्थि होती है ना हमारी, इसमें थोड़ा लचीलापन यानी कि प्लायबल होती है। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स बना होता है, मैट्रिक्स किसका बना होता है, मैट्रिक्स कोशिका जो है अपने चारों ओर किस प्रोटीन का मैट्रिक्स बनाती है, मैट्रिक्स जो है किस प्रोटीन का बना होता है, मैट्रिक्स जो है इसका बना होता है ओसिन का, किसका, ओसिन का, ओसिन का बना होता है। ओके, मैट्रिक्स जो है इसका किसका बना होता है, ओसिन का बना होता है, और ये थोड़ी सी क्या है, कठोर होती है, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ड होता है। मैट्रिक्स जो है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। जबकि इसकी बात करें तो इसका जो मैट्रिक्स होता है, उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। देखिए यहाँ पर सॉलिड और हार्ड में अंतर क्या है, इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होता है। ठीक है, हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा कठोर होता है, दृढ़ होता है, इसका कैसा होता है, ठोस होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसका हार्ड इतना ज्यादा हार्ड होता है। देखिए हम अगर सॉलिड की बात करें तो कई चीजें सॉलिड आपने देखी है ना, सॉलिड में हम सब सिर्फ उस चीज को तो लेते नहीं है कि जो बिल्कुल मुड़ ही नहीं सकता, जिसको हम बिल्कुल हिला ही नहीं सकते, है ना। हार्ड में अगर बात करें, कठोर में अगर बात करें, तो कठोर एक ऐसा तत्व है जिसको हम बिल्कुल मोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी उसे लचीलापन उसमें बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड का मतलब आप जानते हो। ठीक है, और सॉलिड की बात करें तो ये थोड़ा ठोस रहेगा। ठीक है, सॉलिड वो रहता है लेकिन इसमें थोड़ा सा लचीलापन यानी कि प्लायबल होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन प्लायबल है, नॉन प्लायबल है, और ये हमारा प्लायबल है, प्लायबल है यानी कि ये थोड़ा लचीला है, लचीला, ये थोड़ा सा लचीला है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लचीला है। और नॉन प्लायबल का मतलब है लचीला नहीं है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। ओसिन का बना होता है और इसका बना होता है कॉन्ड्रिन का, किसका, कॉन्ड्रिन का। इसका जो मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है, कॉन्ड्रिन का बना होता है, कॉन्ड्रिन। ठीक है, कॉन्ड्रिन का बना होता है। तो ये दो अंतर है, समझ में आ रहा है। देखो अस्थि और उपास्थि जो है इन दोनों में हम डिफरेंस करते हैं इनकी मैट्रिक्स के आधार पर। मैट्रिक्स क्या होता है, वो सराउंडेड इनका वातावरण होता है, बीच में सेल्स होती हैं। ठीक है, उपास्थि की, अस्थि की, अस्थि को हम हड्डी भी बोलते हैं। ओके, और उपास्थि जो है, उपास्थि या फिर कार्टिलेज जो है, इनका मैट्रिक्स जो है थोड़ा सा सॉलिड होता है, सॉलिड होगा। ठीक है, लेकिन कठोर नहीं होगा, इतना भी सॉलिड, इतना भी कठोर नहीं होगा। ठीक है, कठोर और सॉलिड में आप अंतर समझ रहे हो। सॉलिड कई तरह की होती है, इसका सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होगा यानी कि बह नहीं सकता, ना ही वो गैसेस के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर हार्ड की बात हो रही है कि कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है। ठीक है, बिल्कुल भी लचीला नहीं है वो। ओके, और ये सॉलिड का मतलब है कि ये लचीला है, थोड़ा सा लचीला है, ये इतना भी लचीला नहीं है। यहाँ पर लचीलेपन में अगर हम अंतर देखें, बिल्कुल भी लचीला नहीं है, और ये इतना भी लचीला नहीं है कि इसको हम पूरी तरीके से मोड़ सकें। ठीक है तो ये आखिरकार हड्डी है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अस्थि की। अगर हम बात करें, अस्थि की बात करें तो इनकी कोशिका विभाजन नहीं होता इनमें। ठीक है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती, कोशिका विभाजन नहीं होता। ओके, अस्थियों की बात करें तो इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन उपास्थियों में अगर हम देखें तो इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, इनके सेल्स में। ठीक है, क्योंकि ये कैसे है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे कैसे कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्केलेटल ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। ठीक है, संयोजी ऊतक के ही ये प्रकार हैं। तो इसमें क्या है, कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इसकी कोशिकाओं में जो हमारी उपास्थि की कोशिकाएं होती है ना, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है, क्षमता होती है। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारी अस्थि है ये कैसे होती है, कठोर होती है, ठीक है, और नॉन प्लायबल होती है। लेकिन ये हमारी क्या होती है, सॉलिड होती है। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं कोमल बोल सकते हैं थोड़ा, ठीक है, कोमल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो इसमें बोन मैरो पाई जाती है, ठीक है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अभी हम इसको ब्लड यानी कि तरल संयोजी ऊतक जो होते हैं उनमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अस्थि मज्जा होती है यानी बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऐसे लिख दूं मैं, प्रेजेंट होती है। और इसमें जो अस्थि मज्जा है, इसमें अस्थि मज्जा जो है का अभाव होता है, अभाव यानी कि इसमें नहीं होती है, ठीक है, उपास्थि में। तो बोन मैरो है जिससे आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह बनती हैं इससे, ओके, उनसे ऑरिजिनेशन होता है। एडल्ट में अगर हम बात करें, अगर हम वयस्क में देखें और बच्चों में देखें तो लीवर से ही आरबीसीज बनती हैं, डब्ल्यूबीसीज बनती हैं। समझ में आई ये बात, ठीक है। अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है देख लेते हैं कि देखो अस्थि भी हमारी बॉडी में पाई जाती है, उपास्थि भी हमारी बॉडी में ही पाई जाती है, ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट है उपास्थि के बारे में, देखो अस्थि तो हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, हमारे हाथ में, पैर में, सभी जगह हमारी अस्थि यानी कि हड्डियां हैं। कार्टिलेज कहाँ पर होती है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज जो है ये कहाँ पर होती है, इन अस्थियों के बीच में, यानी कि जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं। देखो हम क्या जानते हैं कि अस्थियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, इनको हम मोड़ नहीं सकते। लेकिन उपास्थि जो है ये थोड़ी सी मूवेबल होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी सी कैसे होती है, प्लायबल होती है, यानी कि लचीलापन इसमें होता है। तो लचीलापन या फिर इलास्टिसिटी किसमें होगी, हमारी उपास्थियों में होगी। अब अंतर क्या है, देखो अस्थि जो है ये हमारी बॉडी में तो पाई जाती है, लेकिन अगर हमारे देखो हमारी बॉडी में जब हड्डी पाई जाती है तो हम फिर चल कैसे पाते हैं, मूव कैसे कर पाते हैं, हम मुड़ कैसे पा रहे हैं, झुक कैसे पा रहे हैं, अपने हाथों को कैसे मोड़ ले रहे हैं। तो ये किस कारण से होता है, ये कारण से होता है क्योंकि हमारे बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर हमारा प्रेजेंट होता है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज जो है वो हमारा थोड़ा सा लचीला होता है, जो ये क्या करेगा, मूवेबल बनाता है हमारी बॉडी को, ओके। तो ये हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं उपास्थि कहाँ पर होता है, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। उपास्थि हमारी पाई जाती है, जैसे कि हम टिप ऑफ द नोज की, अगर हम अपने नाक के टिप की बात करें तो यहाँ पर हमारी पाई जाती है उपास्थि, ठीक है, जो हड्डी होती है। कानों की ईयर की टिप की बात करें तो यहाँ पर भी पाई जाती है उपास्थि, ओके। और ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकिया क्या होता है, जो सांस नली होती है। देखो हमारे गले से दो नलियां जाती हैं, एक होती है खाने की नली यानी कि खाना जहाँ से जाता है, भोजन जहाँ से जाता है वो वाली नली होती है, और एक होती है एयर पाइप या फिर विंड पाइप जिसको बोला जाता है, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, जो कि होती है हवा या फिर सांस वाली नली। तो सांस वाली नली जो है इस पे क्या पाए जाते हैं, कई सारे छल्ले होते हैं जो कि सी शेप के होते हैं, ओके। तो श्वसन नली के जो छल्ले होते हैं या फिर जो श्वसन नली के जो छल्ले होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी हमारे कार्टिलेज यानी कि किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जिसको हम स्वरयंत्र बोलते हैं, तो स्वरयंत्र भी हमारा किससे बना होगा, उपास्थि का ही बना होता है। तो ये कई सारे ऑर्गन्स हैं जो कि उपास्थि के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो उपास्थि यानी कि जो कार्टिलेज है ये हमारा प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज होता है ये हमारे पाए जाते हैं मिड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रा होती है हमारी, जो वर्टिब्रा होती है यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी क्या है, कॉलम्स में बटे होते हैं, ओके। तो उनके कॉलम्स को एक दूसरे से कौन जोड़ता है, उपास्थि ही जोड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी पाई जाती हैं उपास्थि। यहां देख लो ये कहाँ होती है, ये हमारी पाई जाती है रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी के मध्य, टिप ऑफ द नोज यानी कि नाक के सिरे पर, बाह्य कर्ण पर। देखो यहाँ पर हमारी उपास्थि पाई जाती है कान के टिप पर, तभी तो हम इसको थोड़ा मोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम हाथ के जॉइंट के अलावा क्या ऐसे कहीं और से मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते, ठीक है। तो ये अंतर होता है, बाह्य कर्ण पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो श्वासन नली के श्वास नली के छल्ले जो शी शेप के होते हैं छल्ले, इन पर भी कौन पाया जाता है, उपास्थि। ये भी छल्ले ये भी किसके बने होते हैं, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के बने होते हैं, ओके। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी है कंकालीय ऊतक यानी कि स्केलेटल टिश्यू, ओके। इसे नोट करो, फिर हम लोग समझते हैं तरल संयोजी ऊतक के बारे में कि तरल संयोजी ऊतक में ब्लड और प्लाज्मा का क्या रोल है। अब हम बात कर लेते हैं टेंडन और लिगामेंट के बारे में, ठीक है।
टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है? टेंडन और लिगामेंट में अंतर क्या है? देखो टेंडन जो है, टेंडन क्या करता है, ये ज्वाइंट करता है, यह अस्थि को, जो बोन्स होती हैं अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ओके, करता है बोन्स को ज्वाइंट करता है, किससे? बोन्स को ज्वाइंट करता है किससे? मसल्स से, मसल्स से। लेकिन अगर हम लिगामेंट की बात करें तो ये अस्थि से जोड़ने का काम करता है। ये काम करता है बोन्स को बोन्स से जोड़ने का। ठीक है, अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए? टेंडन्स क्या करते हैं, जब अस्थियों को, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनके साथ जब जोड़ा जाता है तो उसे हम टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट क्या होता है, जब एक अस्थि को दूसरी अस्थि यानी कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ा जाता है तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। तो लिगामेंट क्या करता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, और जबकि टेंडन क्या करता है, एक हड्डी को मसल से यानी हड्डियों को मसल से जोड़ता है। ओके, तो ये दोनों में अंतर है। अब आते हैं हम तरल संयोजी ऊतक के बारे में। तो थर्ड टाइप है ये हमारा तरल संयोजी ऊतक, जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड यानी कि जो बह सकता है, जो तरल है। अब तरल का मतलब क्या है, जो बह सकता है। ठीक है, फ्लूइड हो। अब देखो तरल संयोजी ऊतक, एक तो आपने सुना ही होगा कि रुधिर यानी कि जो ब्लड है वो क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि जो रुधिर है वो रक्त एक तरल संयोजी। मैंने अभी क्या कहा, चाहे कितनी भी कठोर चीज हो या फिर कितनी ही फ्लूइड यानी इतनी ही बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में कोई चीज हो, इन सभी का निर्माण जो है ये सभी किससे बनी है, किससे ओरिजिनेट हुई है, सेल से ओरिजिनेट हुई है। तो यहाँ पर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो होता है ब्लड होता है या फिर प्लाज्मा जो होता है वो किससे बना होता है, वो हमारे सेल से मिलकर बना होता है। ओके, तो ब्लड जो है वो किससे बना है, सेल से मिलकर बना है। अब ब्लड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, ब्लड की यानी कि रुधिर की। अब इसे हम रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा खून भी। ठीक है, इसे हम खून बोलते हैं। तो ब्लड जो है सबसे पहले तो ऑरिजिनेट किससे होता है, ब्लड कौन बनाता है? मैंने अभी बताया आपको कि बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है, ये हड्डी है। देखो नॉर्मली अगर हड्डी किसी ने देखी है तो वो हड्डी थोड़ी ऐसी वाली तो सबने देखी है। ठीक है, ये वाली हड्डी, यहाँ पर बीच में येलो पार्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर बीच में खाली जगह होती है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं बोन मैरो, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं, अस्थि मज्जा। अब इसी अस्थि मज्जा से हमारी आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है। ठीक है, इससे हमारी क्या बनती है, आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, या फिर लाल रुधिर कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और यानी कि या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं। अभी इन दोनों के बारे में समझ लेंगे। वैसे ज्यादा आपके में नहीं दिया है, 9th में इतना नहीं दिया है, 10th में आप लोग पढ़ोगे, जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझोगे तब इसके बारे में क्लियरली मैं बताऊंगी। ठीक है, तो बोन मैरो से ही क्या है, ऑरिजिनेट होती है। अगर हम मैं बोन मैरो की बात कर रही हूँ तो ये हमारी एडल्ट में होती है। एडल्ट यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति जो होता है, वयस्क, ओके, उसमें वयस्क यानी कि जो बड़े जो लोग होते हैं। ठीक है, एडल्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो उनमें आरबीसी कहाँ से बनती है, उनमें आरबीसी बनती है बोन मैरो से। ठीक है, हड्डियों के बीच में एक खाली जगह होती है। अगर हम हड्डियों के बीच में, यहाँ पर जॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हड्डी में ही जो बीच की जगह होती है जिसको खाली जगह वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। और अस्थि मज्जा ही किसका निर्माण करता है, हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का, और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का। ठीक है, ये एडल्ट की बात हो गई। अगर हम बेबीज की बात करें, अगर हम बेबी की बात करें, बच्चों में देखें, तो बच्चों में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती है, ये कहाँ पर बनती है, ये बनती है लीवर में। ठीक है, लीवर ऐसा होता है, 2 पालियां होती है इसमें कुछ। ठीक है, तो लीवर जो की सेल्स होती हैं, लीवर की जो सेल्स होती हैं, तो लीवर ही क्या बनाता है, आरबीसी बनाता है। ठीक है, ब्लड बनाता है। ओके, तो ब्लड
एडल्ट में बोन मैरो से बनता है और बच्चों में लीवर में बनता है। ओके, ये समझ में आया। आगे चलते हैं। अब हम समझ लेते हैं ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, तो ब्लड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका अर्थ ये है कि जो ब्लड है वो कैसा है, फ्लूइड है, यानी कि बह सकता है। क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड की? ब्लड क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है ना उसको हमारे हर एक ऑर्गन्स तक लेकर जाता है, हर एक कोशिका तक लेकर जाता है, क्योंकि ऑर्गन तो किससे बने हैं, ऊतक से, और ऊतक किससे बनी है, सेल से बने हैं। ठीक है, तो जो ब्लड है इसमें क्या होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हर एक ऑक्सीजन को लेकर जाता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तक को लेकर जाता है हर एक सेल तक, क्योंकि वहां पर ऊर्जा बनती है और ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो ब्लड होता है इसमें क्या क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। देखो ये क्या करता है, ब्लड का काम है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। कनेक्टेड टिश्यू है क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है हर एक ऑर्गन को। ठीक है, तो कनेक्शन बनाकर रखता है। कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी तत्व होगा, कोई भी पदार्थ होगा, ये इसको क्या करेगा, ये उस चीज को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेकर जाएगा। इसके अलावा कई वेस्ट पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, कई हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनको ये हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हार्मोन्स भी होते हैं, कई एंजाइम्स भी होते हैं। तो ब्लड जो है इन सब पदार्थों को क्या करता है, इनको मूव करता है। तो ये काम होता है ब्लड का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में और भी चीजें। तो जो ब्लड है ये पोषक तत्वों को, पोषक तत्व, ठीक है, हार्मोन्स और एंजाइम्स, इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे वेस्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे यूरिया की बात करें, यूरिया हो गया। ठीक है, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, पोषक तत्व होते हैं। जैसे ग्लूकोज की बात करें, ओके, ग्लूकोज की बात करें, हमारा ग्लूकोज हो गया। इसके अलावा जैसे कि गैसेस हो गई, तो गैसेस तो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि CO2 और O2, CO2 और O2 इनको लेकर जाता है हमारा जो ब्लड होता है। ठीक है, तो ब्लड क्या करेगा, एक साधन है, एक साधन का काम करता है जो कि ट्रेवल करके ले जाता है इन सभी चीज़ों को। ओके, सेल से दूसरे सेल तक या फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो ये काम होता है हमारे ब्लड का। ठीक है, तो ब्लड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा होता है प्लाज्मा, ठीक, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु, रुधिराणु या फिर रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉर्प्यूसल्स, कॉर्प्यूसल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है ये हमारा 55% होता है और जो रुधिराणु है ये हमारा 45% होता है। प्लाज्मा जो है ये हमारा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड यानी कि तरल होता है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लिक्विड को हम क्या बोल सकते हैं, द्रव बोलते हैं। और रुधिराणु जो है ये हमारा कैसा होता है, ठोस होता है या फिर सॉलिड में होता है, ये सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है। ओके, प्लाज्मा जो है हमारा 90% क्या होता है, वाटर यानी कि जल होता है। और इसके अलावा 6%, 6.8% जो है इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पाए जाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन यानी कि कौन कौन से प्रोटीन, 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, एक होता है फिब्रिन, एक होता है हेपेरिन, ओके, और एक होता है थ्रोम्बिन। ठीक है, ये 3 प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। और रुधिराणु की बात करें तो इसमें हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी जिसे हम श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और इसके अलावा होती है प्लेटलेट्स, ओके, जो कि रक्त स्कंदन को नियंत्रित रखता है। ठीक है,
ओके, बात समझ में आई। तो ये ब्लड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है और इसका काम क्या होता है? जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाना। बात समझ में आई। यहाँ पर मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। तो ब्लड जो है इसमें दो चीजें होती हैं, दो चीजों से बना होता है, प्लाज्मा से, रुधिराणु से। ओके, प्लाज्मा जो है 55% होता है और जो रुधिराणु है ये 45% होता है। प्लाज्मा में हमारे लिक्विड फॉर्म होती है, प्लाज्मा जो है तरल होता है और 90% इसमें वाटर होता है यानी कि जल होता है। ठीक है, बाकी जो चीजें होती है ना, इसमें हमारा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि फिब्रिन, ठीक है, हिपेरिन और थ्रोम्बिन। ओके, और यहाँ पर रुधिराणु में देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि ये आरबीसी सेल्स होती हैं। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो आरबीसी जो होती है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन और इसमें हिमवर्णक होते हैं, वर्णक यानी कि रंग। ठीक है, तो हिमवर्णक होता है जिसके कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? रेड यानी कि लाल होता है। अगर हम WBC की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो इसमें होता है, इसमें ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं जो कि जिसके कारण से इनका जो रंग है वो कैसा होता है? सफेद होता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका काम होता है ये ऑक्सीजन को क्या करता है? हर एक सेल तक लेकर जाता है जहां पर ऊर्जा बनती है। ओके, और आरबीसी में एब्सेंट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह बोलते हैं ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, इसीलिए उसे ऊर्जा बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आरबीसी होती हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं। तो इसीलिए आरबीसी की सेल्स जो होती हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ताकि ऑक्सीजन का यूज कौन ना कर ले? आरबीसी ना कर ले। ओके, तो इसी कारण से। तो इसके अलावा WBC जो है ये क्या करती है? हमारे शरीर में जो कोई भी कीटाणु आ रहा है, कोई भी जीवाणु विषाणु आ रहे हैं, उनसे लड़ने की क्षमता जो है हमारे WBC रखते हैं। ठीक है, तो WBC क्या करते हैं? हानिकारक पदार्थों से या फिर रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें होती है। ओके, बात समझ में आई। तो ये काम होता है हमारे ब्लड का। ठीक है, आई होप कि इस लेक्चर में आपको संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे किसके बारे में? नर्व टिश्यू के बारे में। ओके, टिश्यू ऊतक क्या होता है और तंत्रिका ऊतक क्या होता है, इन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।